नमस्कार दोस्तों, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, आपने बहुत सारी बैंक रॉबरीज के बारे में सुना होगा, बहुत सारी ट्रेन रॉबरीज के बारे में सुना होगा और ऐसी ऐसी रॉबरीज के बारे में सुना होगा जिनका काम करने का तरीका, रॉबरी को अंजाम देने का तरीका इतना नायाब था कि आप सोच में पड़ गए होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसी ट्रेन रॉबरी की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप जो अपराधी थे, जो रॉबर थे, उनको गलत तो कहेंगे ही, पर उनका जो काम करने का तरीका था, रॉबरी करने का तरीका था, उसके लिए आप उनको एक +1 पॉइंट भी ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आज से 7 साल पुरानी बात है, 8 अगस्त 2016 चेन्नई के लिए एक ट्रेन रवाना होती है सेलम से। और उस ट्रेन में खास बात ये थी कि उस ट्रेन के 2 बोगीज में 520 बॉक्स जो थे वो पैसों से भरे हुए थे, जो आरबीआई को डिलीवर होने के लिए जा रहे थे। वो नोट जो थे वो नोट थे जो 2005 से पहले के थे और वो पुराने हो चुके थे। और इनमें 3 बैंक्स थी, जैसे एक एसबीआई थी, एक इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इन तीनों के नोट्स थे, इन तीनों बैंकों के कलेक्टिव नोट्स थे और उनको सभी नोटों को बॉक्सेस में भर के चेन्नई लेकर जाया जा रहा था। तो दोस्तों, होता क्या है कि सेलम से ट्रेन चलती है और चेन्नई के लिए रवाना होती है। तो सेलम से चेन्नई तक सिर्फ एक स्टॉपेज आता है, वो आता है विरुद्धाचलम का। तो जिन बोगीज में पैसे रखे हुए थे, उनकी हिफाजत के लिए 18 पुलिस ऑफिसर जो थे वो तैनात किए गए थे और उनमें एसीपी लेवल का एक बंदा था। सेलम से ट्रेन चलती है, सभी के सभी जो यात्री हैं वो अपने अपने बोगीज में चले जाते हैं, अपनी अपनी सीट्स में चले जाते हैं। बट वो जो 2 बोगीज थी वो लॉक्ड थी, एज इट इज़ वो सील की गई थी। जो पुलिस कर्मचारी, जो कांस्टेबल और उनके जो ऑफिसर्स थे, वो भी दूसरे डब्बों में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बोगीज में सील्ड बोगीज में वो बैठ नहीं सकते थे। उनकी निगरानी के लिए वो साथ के जो बोगीज थी, डिब्बे थे, वहाँ पे बैठ गए। दोस्तों, ट्रेन चलती है सेलम से और विरुद्धाचलम पहुँचती है। विरुद्धाचलम पहुँचने पर जैसे ही कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो पैसेंजर्स होते हैं वो उतर कर थोड़ा सा टहलने के लिए उधर चलते हैं, और जो पुलिस कर्मचारी थे वो भी उतरते हैं और वो भी थोड़ा सा अपना पीठ सीधी करने के लिए इधर उधर टहलना शुरू कर देते हैं। तो उन सभी कांस्टेबल में से एक कांस्टेबल ने कहा कि जो अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया है सेलम से चलते हुए। एक्चुअली सेलम से विरुद्धाचलम का 2 घंटे का सफ़र था। तो उसने कहा कि 2 घंटे हो गए हैं हमें साथ चलते हुए, तो क्यों ना हम एक बार खोलकर चेक कर लें कि सब कुछ सही सलामत तो है। तो एक्चुअली क्या था, विरुद्धाचलम में 1 घंटे का स्टॉपेज था और वो 1 घंटे के स्टॉपेज में क्या था कि वहाँ पे इंजन चेंज होना था। तो वहाँ तक तो जो इंजन वहाँ तक आया, जिससे जो ट्रेन को लेकर विरुद्धाचलम में आया, वो डीजल ऑपरेटेड था। और विरुद्धाचलम में जो चेंज होना था, जो इंजन चेंज होना था, वो इलेक्ट्रिफाइड इंजन था, जो कि बिजली से चलने वाला था। तो वो उस इंजन को चेंज करने के लिए वो 1 घंटे का टाइम जो था वो विरुद्धाचलम में वहाँ पे उनको मिल गया था। तो वो पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल जो था वो खोल कर जैसे अंदर जाता है तो उसको एक रोशनी दिखाई देती है, जैसे एक डिब्बे के ऊपर से जैसे उसको चांद की रोशनी आ रही थी, और जो लाइट पोल्स वगैरह होते हैं उनकी भी जो लाइट थी वो अंदर आ रही थी। तो जैसे वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो बाहर आकर बाकी जो कांस्टेबल थे, बाकी कर्मचारी थे, उनको बताता है। तो वो भी भागे भागे उस बोगी में जाते हैं और वो देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, वो घबरा जाते हैं और
पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये फिर रेलवे पुलिस को इत्तला की गई, रेलवे पुलिस ने छानबीन की। फिर उसके बाद जब उनको कुछ नहीं पता चला तो उन्होंने ये सीबीसीआईडी को, तमिलनाडु की जो सीआईडी टीम थी, उसको ये केस रेफ़र कर दिया। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, सीआईडी की टीम वहाँ पे पहुँचती है और वो देखती है कि ऊपर से एक बोगी को बॉक्स की शेप में काटा गया था। इतना बॉक्स का साइज़ इतना था कि उसमें से एक आदमी आसानी से अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। तो वो देखते हैं कि उसमें से जो 550 डब्बे थे, उनमें से 6 बॉक्स ऐसे थे जो बिल्कुल गायब हो चुके थे और जिनमें से सारा सामान निकाल लिया गया था। बट पुलिस हैरान थी कि ये कैसे हो गया कि सेलम से ट्रेन चलती है, सब कुछ सील होकर चलता है और हर एक चीज़ जो है वहाँ पे सील लगाकर, लॉक लगाकर बॉगी में चढ़ाई गई, बट फिर भी ये रॉबरी हो कैसे गई। तो पुलिस ने जब इसकी छानबीन करनी शुरू की और उन्होंने देखा कि सेलम से लेकर विरुद्धाचलम तक ये 2 घंटे का जो सफ़र था, ये चोरी जो थी, ये रॉबरी जो थी, ये रॉबरी उसी टाइम में हुई थी। क्यों? क्योंकि विरुद्धाचलम में जब इसका इंजन चेंज होना था तो वो एक इलेक्ट्रीफाइड इंजन था, जिसकी आपको पता ही है कि इलेक्ट्रीफाइड इंजन्स जो होते हैं या इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो होती हैं, उनकी जो वायर्स होती हैं, उनकी बॉगी से लेकर ऊपर उसका डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर कोई भी रॉबर वहाँ से अंदर आने की कोशिश करेगा या बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसका मरना, उसकी मौत निश्चित है। तो उन्होंने ये हिसाब लगाया कि ये चीज़ जो है बीच रास्ते में ही हुई है। तो हुआ क्या था, पुलिस इसकी छानबीन करती रही और पुलिस को इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर क्या हुआ, फिर सीबीसीआईडी जो थी, उसकी टीम थी, उनके एक कांस्टेबल ने कहा कि क्यों ना हम आईटी की मदद लें, आईटी सेल की मदद लें और हो सकता है हमें वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, जैसे एक घास के बोरे में से सुई ढूंढने के बराबर का काम था। बट फिर भी उन्होंने चांस लिया और आईटी टीम से हेल्प ली और आईटी टीम को कहा कि इस टाइम में, इस जगह में सेलम से लेकर विरुद्धाचलम तक जो भी फ़ोन नंबर एक्टिव थे, जितने भी नंबर एक्टिव थे, उनकी सारी की सारी डिटेल निकालिए। तो आईटी की टीम जो थी वो काम पे लग जाती है और वो बहुत नंबर खंगालने शुरू करती हैं। बहुत नंबर थे, बहुत से टावर बदले थे, बहुत कुछ उसमें उसका डेटा था। तो मतलब मिलियंस ऑफ नंबर्स थे। तो वो उनको फ़िल्टर करते हैं और धीरे धीरे फ़िल्टर करते 200 नंबर ऐसे उनको मिलते हैं जिनके ऊपर वो ज़ीरो इन करते हैं। और उन 200 नंबर्स को जब वो ज़ीरो इन करते हैं, उनको फिर से फ़िल्टर करते हैं, तो वो देखते हैं कि 11 नंबर ऐसे हैं जो कि ना तो तमिलनाडु के थे, ना चेन्नई के थे, बल्कि मध्य प्रदेश के थे। तो उन्होंने क्या किया, उन 11 नंबर्स को पुलिस को डिटेल दी और कहा कि ये 11 नंबर जो हैं ये सस्पिशियस लग रहे हैं। बट फिर पुलिस सोचती है कि हो सकता है कि कोई एक ही परिवार के मेंबर हों और उनको एक ही साथ कहीं जा रहे हों, यात्रा पे जा रहे हों या कहीं टूर पे जा रहे हों। तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा इसको लाइटली लिया। बट ऊपर से प्रेशर आने पर उन्होंने फिर क्या किया कि सोचा कि चलिए कुछ तो करना ही है, कोई लीड तो है नहीं, तो हो सकता है यहाँ से कुछ मिल जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो उन नंबर्स को खंगालते हैं और उन नंबर्स का एड्रेस पता करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, उन सब से मिलते हैं और बातचीत करते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो उनमें से उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो पुलिस जो थी वो खाली हाथ वापस आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि पुलिस देखती है कि उनमें से बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो कि एक ही जगह, एक ही समय पे ऑन हुए,
एक ही समय पे हर एक जगह पे एक ही समय पे गए, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया एक ही जगह पे किया, और एक ही दिन में वो सारे के सारे जो नंबर थे वो बंद हो गए। तो फिर वो पुलिस को इसमें कुछ सस्पिशियस लगा, तो पुलिस ने फिर से उनके पास जाने का फैसला किया। तो जैसे ही पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए जाती है तो उनमें से कुछ बंदे टूट जाते हैं। पुलिस अपने तरीके से उनसे बातचीत करती है तो वो टूट जाते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि तो वो टूट जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके एक्चुअली पुलिस के पास और कोई सबूत था नहीं। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने नासा की हेल्प लेने की ठानी। तो पुलिस ने नासा से संपर्क किया और नासा को बोला कि इस टाइम पीरियड में, इस समय, इस रूट में, इस चलती हुई ट्रेन में जितने भी जो रॉबर्स थे ट्रेन के ऊपर थे, हमें उनकी पिक्चर्स चाहिए। तो आपको तो पता ही है कि जैसे आपने परमाणु जो मूवी थी वो देखी थी, तो बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट्स होती हैं, कैमरा बहुत पावरफुल होता है कि घड़ी का टाइम भी वो बता सकते हैं। तो क्या हुआ कि नासा ने जो पिक्चर्स रिलीज़ की, और वो इतनी माइन्यूटली करेक्ट थी कि एक एक बंदे की जो इमेज पिक्चर थी वो उनको दिखाई दे रही थी। तो उन पिक्चर्स के बिहाफ पे पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, और इस रॉबरी की जो जितनी भी रिकवरी थी, पूरी तो रिकवरी नहीं हो पाई, बट जितनी भी रिकवरी हो पाई वो उन्होंने की। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें ये पता चलता है कि जो रॉबर्स हैं, जो जितने भी थीव्स हैं, चोर हैं, इनका दिमाग जो है ये वो कितना चलता है कि इन्होंने रेकी इस तरह से की हुई थी। इनको पता था कि विरुद्धाचलम में ये ट्रेन जो है ये इंजन बदलेगी और इलेक्ट्रिक ट्रेन में बदल जाएगी, तो यहाँ से रॉबरी करना नामुमकिन हो जाएगा। इनको ये भी पता था कि ट्रेन में पैसे जा रहे हैं। इनको इनको ये भी मालूम था कि कहाँ से ट्रेन चलेगी, कौन से रूट से, कितने बजे चलेगी। तो हो सकता है कि कोई अंदर का आदमी शामिल हो सकता है कि इनकी खुद की रेकी इतनी ज़बरदस्त हो। तो ये अभी तक पता नहीं चला है कि ये इनको कैसे पता चला, बट जैसे ही पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस कहानी के ज़रिए। और अगली कहानी जो भी हमारी होगी उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आएगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझसे अगर कोई चीज़ मिस हुई है ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करना। अगर नहीं अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताना कि क्यों अच्छी नहीं लगी है, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। तो टिल देन, गुड बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।